हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से देख रहे थे, जिसमें अब तक हम लोगों ने टोटल 61 सेट को डिस्कस किया है। आज के सेट में हम लोग सेट नंबर 62 को डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेट का पहला प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा सकता है। तो दोस्तों, वित्तीय आपातकाल की घोषणा के लिए राष्ट्रपति को केंद्र सरकार की सलाह पर संसद के दोनों सदन से साधारण बहुमत से मंजूरी लेनी होती है और घोषणा के 2 महीने के भीतर मंजूरी लेनी पड़ती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साधारण बहुमत से यह पारित होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वीटो शक्ति का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विशेषिक वीटो। यह राष्ट्रपति के द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा किस किस वीटो का प्रयोग किया जाता है? तो राष्ट्रपति के पास 3 वीटो की शक्ति होती है। पहला होता है आत्यंतिक वीटो, जो कि होता है जिसमें राष्ट्रपति अपनी सहमति पर रोक लगा देती है, जिसके बाद यह विधेयक अधिनियम के रूप में नहीं बदल पाता, यानी अधिनियम नहीं बनता है। दूसरा होता है निलंबकारी वीटो। निलंबकारी वीटो एक बार वापस भेजा जाता है फिर से चेक करने के लिए, लेकिन जब वापस इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति को अपनी सहमति जतानी पड़ती है। तो ये होता है निलंबकारी वीटो। और तीसरा होता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में ना तो राष्ट्रपति उसकी अनुमति देती है, ना तो स्वीकार करता है और ना ही उसे वापस भेजता है, इसे अपने पास ही रख लेता है। तो ऐसे वीटो को पॉकेट वीटो कहते हैं। तो ये 3 प्रकार की वीटो होती है जो राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। बाकी विशेषिक वीटो यह राष्ट्रपति के अधीन नहीं आता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वित्तीय विधेयक को कितने दिनों के भीतर प्रभावी हो जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 75 दिन के भीतर। दोस्तों, वित्तीय विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है और यह वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। वित्तीय विधेयक की चर्चा आर्टिकल 117 में की गई है। दोस्तों, राज्यसभा वित्तीय विधेयक में संशोधन की सिफारिश कर सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित मूल अधिकार भारतीय नागरिकों एवं विदेशियों दोनों को प्राप्त है? तो भारतीय नागरिक और विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार कौन कौन सा है? तो इसमें से 14, जो अनुच्छेद 14 है वो सही आंसर हो जाएगा। विदेशियों को और भारतीयों को प्राप्त कौन कौन सा आर्टिकल है? तो उसमें आएगा अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। ये भारतीय नागरिक और विदेशी दोनों को प्राप्त है। लेकिन अगर सिर्फ भारतीय नागरिक की बात करें तो भारतीय नागरिक को अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस समिति ने चुनावी खर्च के सरकारी निधियन की सिफारिश की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंद्रजीत गुप्ता समिति ने चुनावी खर्च के सरकारी निधियन की सिफारिश की थी। इंद्रजीत गुप्ता समिति को तर्कशील समिति भी कहते हैं, तर्कशील आयोग भी। और इसका गठन हुआ था 1998 ईस्वी में। कब हुआ था? 1998 ईस्वी में हुआ था। और इसका कार्य था राजनीतिक दलों के चुनाव खर्चा पर निगरानी करना और उसके सरकारी वित्तीय पोषण की सिफारिश करना। अगला प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है? तो दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल या तो 6 वर्ष का होता है या फिर उसके 65 वर्ष की आयु तक का होता है। दोनों में से जो भी पहले हो जाता है तब तक उनका कार्यकाल बना रहता है। यानी कि अगर 65 वर्ष उनकी उम्र नहीं हुई है तो उसका कार्यकाल 6 वर्ष तक वो अपना पूरा करेंगे। लेकिन अगर 6 वर्ष पूरा होने के पहले उनकी आयु 65 वर्ष की हो गई तो उनका कार्यकाल वहीं पे समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्तमान में दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है,
बौद्ध धर्म के संघ संबंधित नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियम और आचरण की चर्चा की गई है, जबकि सूत पिटक में उनके सवाल जवाब के रूप में उनके सिद्धांतों का संग्रहण किया गया है, और अभिधम्म पिटक में बुद्ध के शिक्षाओं का एक विस्तृत शैक्षणिक विश्लेषण और सारांश का वर्णन किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अभी हमने क्वेश्चन पूछा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो दोस्तों वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मिलान करना है, तो चलिए देखते हैं। एक तरफ भूमि दिया हुआ है और दूसरी तरफ उस भूमि का उपयोग पूछ रहा है। पहले में है क्षेत्र। क्षेत्र क्या होता है? तो दोस्तों जिस भूमि पर कृषि योग्य भूमि होती है उसे क्षेत्र कहते हैं। तो इसका सही मिलान एक का ए से हो जाएगा। वास्तु किसको कहते हैं? तो वास्तु जिस भूमि पर निवास करते हैं यानी घर बनाकर रहते हैं उसे वास्तु कहा जाता है, ऐसी भूमि को वास्तु कहते हैं। खिल्य क्या होता है? तो बंजर भूमि को खिल्य कहते हैं, जहाँ पे कोई भी फसल नहीं उगाया जाता और उसका कोई उपयोग नहीं है, तो वो खिल्य भूमि हो गया। अपृहत क्या होता है? तो यह जंगली भूमि जो है उसको अपृहत कहते हैं। तो इसका सही मिलान 1, 2, 3 और 4 है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देवपाल ने नालंदा में बौद्ध विहार बनाने के लिए किसे 5 गांव दान दिए थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बालपुत्र देव को। दोस्तों देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र को बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव दान के रूप में दिए थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर पूछे बालपुत्र किस वंश से संबंधित है, तो ये तो हमने भी जस्ट बताया है, याद रखिएगा शैलेंद्र वंशी थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सगुण भक्ति से संबंधित नहीं है? इसमें सगुण भक्ति से कौन संबंधित नहीं है? तो वो हो जाएगा कबीर। दोस्तों कबीर जो है ये निर्गुण भक्ति से संबंधित थे, ना कि सगुण भक्ति से। भक्ति 2 प्रकार की होती है, एक सगुण एक निर्गुण। सगुण भक्ति वो होता है जो ईश्वर के साकार रूप की पूजा करती है, यानी ईश्वर का एक रूप के रूप में पूजा करती है। मूर्ति पूजा जैसे कि हो गया, या फिर जैसे आप राम श्याम ये सब जानते हैं, ये सब हो गया सगुण भक्ति। लेकिन निर्गुण भक्ति वो हुआ जिसमें ईश्वर के निराकार रूप यानी कि कोई भी रूप नहीं होता है, ऐसे रूप की भक्ति की जाती है, तो वो होता है निर्गुण भक्ति। ठीक है, और कबीरदास निर्गुण भक्ति के भक्त थे, निर्गुण भक्ति किया करते थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, यह वक्तव्य निम्न में से किसका है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भगत सिंह ने कहा था कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। अगला प्रश्न है, काकोरी कांड को निम्नलिखित में से किस संगठन के क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों काकोरी कांड को हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था। अब बात करें हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक की, तो इसकी स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल, चंद्रशेखर आज़ाद, डब्ल्यू.सी. चटर्जी, मतलब जिसको बनर्जी भी कहते हैं, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, इन सभी के द्वारा किया गया था। इन सभी ने अक्टूबर 1924 ईस्वी को हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की, जिसमें बाद में 1928 ईस्वी में नौजवान भारत सभा को सम्मिलित कर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का रूप दे दिया गया था। नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक भगत सिंह थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, अतिवादी लोकतंत्र दल रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना 1939 ईस्वी में एम.एन. रॉय के द्वारा किया गया। इसका विकास कैसे हुआ, ये कैसे विकसित हुआ दोस्तों? तो इसे आर.डी.पी. लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन के द्वारा विकसित किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके मध्य हुई थी? तो दोस्तों श्रीरंगपट्टनम की संधि
टीपू सुल्तान और ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई क्यों थी? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए 18 मार्च 1792 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की संधि हुई थी, जिसमें टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार की कुशल अकर्मण्यता की नीति का संबंध निम्न में से किस देश से था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अफगानिस्तान से। दोस्तों, 1860 ईस्वी के दशक में अफगानिस्तान में आंतरिक राजनीति का उठापटक चल रहा था, जिसका फायदा उठाकर ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो कूटनीति की गई थी, तो उसी पर आधारित था ये कुशल अकर्मण्यता की नीति। तो ये कहाँ से संबंधित है? तो ये अफगानिस्तान से है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था। ये हुआ क्यों था? तो 1883 ईस्वी में जो इल्बर्ट बिल आया था, उसी के खिलाफ इस विद्रोह को किया गया था। ये इल्बर्ट बिल क्या है? तो दोस्तों, इल्बर्ट बिल में मांग की गई थी भारतीयों के द्वारा कि भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपीय अपराधी के खिलाफ सुनवाई कर पाएं। तो उसी सुनवाई के लिए, यानी कि उसमें अंग्रेज चाहते थे कि उसे सज़ा सिर्फ अंग्रेज ही दे, कोई भारतीय नहीं। तो इसी के खिलाफ अंग्रेजों के द्वारा, यूरोपियों के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा ये श्वेत विद्रोह किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादों, कारखानों और शिल्पियों को अग्रिम संविदा यानी कि पेशगी के रूप में धनराशि दे देते थे। इस प्रथा को कहा जाता था? तो दोस्तों, इस प्रथा को ददनी प्रथा कहा जाता था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ददनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो चलिए देखते हैं। पहला है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई थी, ना कि 1865 में। तो ये तो गलत है। दोस्तों, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा किया गया था। दूसरा है सत्यशोधक समाज, जिसके संस्थापक ज्योतिबा फुले थे और 1873 में इसकी स्थापना की गई थी। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे और 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे और इसकी स्थापना 1897 ईस्वी में उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण के नाम पर किया था। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, तो वो प्रार्थना समाज, जिसकी स्थापना 1867 में हुई थी। अगला प्रश्न है, किस तिथि को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया? तो दोस्तों, मुक्ति दिवस के रूप में 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया। क्यों मनाया गया था? तो ब्रिटिश सरकार के प्रांतीय कांग्रेस मंत्रिमंडल के इस्तीफा दे देने की खुशी में मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को यह मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। अगला प्रश्न है, द्वैध शासन प्रणाली की जन्मदाता निम्न में से कौन था? तो दोस्तों, द्वैध शासन प्रणाली की जन्मदाता ये थे लियोनल कार्टिस। कौन थे? लियोनल कार्टिस। लियोनल कार्टिस ने अपनी पुस्तक डार्की में यह सिद्धांत दिया था द्वैध शासन का। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और भारत सरकार ने द्वैध शासन को भारत में भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत लागू किया था। अगला प्रश्न है, प्याज में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होती है? तो दोस्तों, प्याज का जो लाल रंग होता है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है। किसके कारण? एंथोसाइनिन के कारण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी कैरोटीन, गाजर का लाल रंग कैरोटीन की वजह से होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन की वजह से होता है। और क्वेरिसिटीन की बात करें तो यह खट्टे फलों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, जल का त्रिक बिंदु ताप किस तापमान पर होता है? त्रिक बिंदु जिसपे जल, ठोस, द्रव्य और गैस तीनों अवस्थाएं में मौजूद होती है, वो कौन सा तापमान होता है? तो वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस त्रिक बिंदु पर पानी यानी कि तरल जो है, जल जो है वो
ठोस अवस्था में भी रह सकता है, तरल अवस्था में भी रह सकता है और गैस अवस्था में भी रह सकता है। अगला प्रश्न है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो दोस्तों जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी तो व्यक्ति अपना भार बढ़ा हुआ महसूस करेगा, बढ़ा हुआ प्रतीत होगा उसे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन जब लिफ्ट नीचे की ओर आएगा, ऊपर से नीचे आएगा, तो व्यक्ति को अपना भार में कमी महसूस होगा। लेकिन अगर लिफ्ट का केबल टूट जाएगा तो दोस्तों जब लिफ्ट का केबल टूट जाएगा तो लिफ्ट गुरुत्वाकर्षण के साथ स्वतंत्र रूप से नीचे की ओर गिरेगा, जिससे उसमें मौजूद व्यक्ति को भार शून्य महसूस होगा। उसमें मौजूद व्यक्ति अपना भार को शून्य महसूस कर पाएगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में क्या नहीं बदलता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रकाश की आवृत्ति प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में नहीं बदलता, जबकि प्रकाश की चाल, प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश का तरंगदैर्घ्य ये सभी प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में बदलता है। प्रकाश की आवृत्ति क्यों नहीं बदलता है? तो दोस्तों जब प्रकाश की आवृत्ति इंटरफेस के पार तरंगों की यात्रा पर निर्भर करती है, जिसकी वजह से ये नहीं बदलता है। अगला प्रश्न है, NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों NaCl यानी सोडियम क्लोराइड और NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए, पृथक करने के लिए ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग किया जाता है। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि जब इसको गर्म किया जाता है तो NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड वाष्प में बदलकर सीधा वो उड़ जाता है और NaCl बच जाता है। तो ऊर्ध्वपातन में होता है कि ठोस अवस्था से सीधा गैस अवस्था में बदलना। तो इस नियम का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ रसायन दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसका उपयोग यानी प्रयोग के बारे में पूछा है, उसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। पहला है कॉपर सल्फेट। दोस्तों कॉपर सल्फेट को कीटनाशक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। पेनिसिलिन का उपयोग प्रतिजैविक में किया जाता है। यूरिया उर्वरक के रूप में उपयोग में लाया जाता है, जबकि मिलाथियान यह फंगस नाशी होता है। फंगस को खत्म करने के लिए मिलाथियान का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 4, 1 और 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एगेरिकस जो है यह एक प्रकार का कवक होता है, सफ़ेद मशरूम होता है, जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है, ना कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में। एक और है स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा भी अगर ऑप्शन में रहता तो वो भी सही होता। स्पाइरोगाइरा एक हरित शैवाल है, तो वो भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में प्रयोग में नहीं लाया जाता है। बाकी राइजोबियम, एनाबीना, एजेटोबैक्टर ये सभी जीवाणु जो है वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में प्रयोग में लाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एगेरिकस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ओब्लोंगेटा का कार्य नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना। दोस्तों ये मेडुला ओब्लोंगेटा का कार्य नहीं है। ये कार्य किसका है? तो पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करने का काम मस्तिष्क के सेरिबेलम या फिर तंत्रिका तंत्र करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी रक्त दाब का नियंत्रण, हृदय के धड़कनों पर नियंत्रण और उपापचय का नियंत्रण ये सभी मेडुला ओब्लोंगेटा का कार्य है। अगला प्रश्न है, जीन की कार्यात्मक इकाई है। तो दोस्तों जीन की कार्यात्मक इकाई सिस्टोन है। क्या है? सिस्टोन, जिसे हम लोग जीन भी कहते हैं नॉर्मल। ये इसका कार्य क्या होता है? तो अनुवांशिकता का मूल भौतिक और कार्यात्मक इकाई को बताना। यानी अगर हम किसी की पहचान कर पाते हैं तो वो जीन की मदद से ही करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जीन की कार्यात्मक इकाई को सिस्टोन कहते हैं। अगला प्रश्न है, स्तनधारियों के भ्रूण में आरबीसी बनता है। तो दोस्तों स्तनधारियों के भ्रूण में यकृत या फिर पिल्हा, जिसे हम लोग तिल्ली भी कहते हैं, उसमें आरबीसी बनता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों भ्रूण में दूसरे या फिर तीसरे महीने में
आरबीसी बनना शुरू हो जाता है और यह यकृत या फिर तिल्ली में बनता है, जबकि गर्भावस्था के अंतिम माह यानी 9वें माह में आरबीसी का अस्थि मज्जा में बनने लगता है। आरबीसी जो वो अस्थि मज्जा में बनने लगता है। तो अगर पूछे कि भ्रूण में आरबीसी कहाँ बनता है तो वो यकृत या फिर तिल्ली या फिर पिल्हा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? तो दोस्तों पीयूष ग्रंथि से कैल्सीटोनिन स्रावित नहीं होता है। कैल्सीटोनिन जो है दोस्तों यह थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, ना कि पीयूष ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि से क्या क्या स्रावित होता है? तो मानव वृद्धि हार्मोन, थायराइड, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये सभी पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ पौधे के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? तो दोस्तों पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक के रूप में बोरोन, क्लोरीन, तांबा, लोहा ये सभी पाया जाता है। तो इसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोरोन। अगला प्रश्न है, शरीर की विभिन्न ग्रंथियां किस ऊतक से बनी होती है? तो दोस्तों शरीर की विभिन्न ग्रंथियां उपकला ऊतक यानी कि एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों सारी ग्रंथियां जो है वो ग्रंथियां स्रावित एपिथेलियम कोशिकाओं का एक संगठित संग्रह होता है। अगला प्रश्न है, मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? तो दोस्तों मादा जनन अंग में मुख्य जनन अंग के रूप में डिंब वाहिनी नलिका यानी कि फलोपियन ट्यूब को कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फलोपियन ट्यूब की लंबाई जो होती है दोस्तों वह 10 से 12 सेंटीमीटर का होता है, जिसमें एग का फर्टिलाइजेशन होता है, अंडा का निषेचन होता है और फिर वो भ्रूण का निर्माण करती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर सबसे शुष्क रेगिस्तान है? तो दोस्तों पृथ्वी पर मौजूद सबसे शुष्क रेगिस्तान आटाकामा रेगिस्तान है, जो कि चिली, दक्षिण अमेरिका के एक देश चिली में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्टेट ऑफ जोहोर निम्नलिखित में से किन दो देशों को अलग करता है? तो स्टेट ऑफ जोहोर जो है दोस्तों यह सिंगापुर और मलेशिया को अलग करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इरूला जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो इरूला जनजाति दोस्तों तमिलनाडु में पाई जाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह एक द्रविड़ जातीय समूह का जनजाति है। तो दोस्तों इरूला जनजाति तमिलनाडु के साथ साथ केरल और कर्नाटक में भी मौजूद है, मतलब निवास करता है। अगला प्रश्न है, नाजका प्लेट किसके बीच स्थित है? तो दोस्तों नाजका प्लेट यह दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है और नाजका प्लेट और दक्षिण अमेरिका प्लेट के टकराने से एंडीज पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है नाजका प्लेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पहला भारतीय उत्पाद था जिसे जीआई टैग मिला था? तो दोस्तों भारतीय उत्पाद पहला उत्पाद था दार्जिलिंग की चाय, जिसे 2004 ईस्वी में 2004 ईस्वी में जीआई टैग प्रदान किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब तक टोटल 236 उत्पाद को जीआई टैग मिल चुका है, जबकि आवेदन 270 से अधिक उत्पाद ने किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक हेमेटाइट कोयला कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक हेमेटाइट कोयला उड़ीसा में पाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों हेमेटाइट कोयला जितना भारत में पाया जाता है उसका 33% हेमेटाइट कोयला उड़ीसा में पाया जाता है, झारखंड में 26% पाया जाता है और छत्तीसगढ़ में 18% हेमेटाइट कोयला पाया जाता है। लेकिन मैग्नेटाइट कोयला सबसे ज़्यादा कर्नाटक में पाया जाता है। और कितना प्रतिशत? तो 73% मैग्नेटाइट कोयला कर्नाटक में पाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की चट्टानों में हीरा पाया जाता है? तो दोस्तों हीरा मेनली किम्बरलाइट चट्टानों में पाया जाता है और किम्बरलाइट चट्टानें जो है भारत में विंध्यन पर्वत श्रेणी में मौजूद है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विंध्यन पर्वत। दोस्तों मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरा खनन के लिए सबसे प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का जो पन्ना जिला है वो हीरा खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधीवादी और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
दोस्तों, गांधीवादी और मार्क्सवाद के बीच एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राजविहीन समाज और वर्गहीन समाज की स्थापना करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राजविहीन समाज। दोस्तों, इसका जो मेन उद्देश्य था, यानी किस रूप में यह समिति जताता था, तो इसका मानना था कि कोई भी आधिकारिक सरकार ना हो, सत्ता जो है वो जनता के हाथों में हो। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों, सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धूपगढ़ी। यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के पंचमढ़ी नामक स्थान पर स्थित है। गुरु शिखर या अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, जो कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? दोस्तों, आरबीआई की स्थापना यह हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी और 1949 ईस्वी को 1 जनवरी 1949 ईस्वी को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? जल्दी से कमेंट करके बताइए हमको, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? अगला प्रश्न है, यदि केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर में वृद्धि की जाती है तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये रेपो रेट होता क्या है। तो दोस्तों, रेपो रेट जो वो होता है जिस दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण देती है, यानी आरबीआई के द्वारा बैंकों को दिया जाने वाला ऋण रेपो रेट दर कहलाता है। तो अगर रेपो रेट में वृद्धि होगी तो मुद्रा प्रसार में कमी आएगी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि जब आरबीआई बैंकों को अधिक रेट पर ब्याज देगा तो बैंक भी अधिक रेट पर जनता को ऋण देगा, जिसकी वजह से मुद्रा प्रसार में कमी आएगी, क्योंकि रेट अधिक होने पर ऋण कम लोग लेंगे और मुद्रा का प्रसार जो है वो कम हो जाएगा। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुद्रा प्रसार में कमी आती है। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध निम्न में से किससे है? तो दोस्तों, प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध आयकर से है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रत्यक्ष कर क्या होता है? तो वैसा कर जिसपे डायरेक्ट सरकार टैक्स लगाती है। तो आयकर पर डायरेक्ट टैक्स लगाती है, जितना आपका इनकम हुआ उस पर आप सीधा सीधा सरकार को कर दीजिए, तो वो हो गया प्रत्यक्ष कर। और एक होता है अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर में सरकार सीधा सीधा कर नहीं लेती है, वो जब आप कुछ खरीदेंगे, जब आप सेवा देंगे तो उस पर लगाया जाने वाला कर, सेवा के बदले किया जाने वाला कर जो है वो अप्रत्यक्ष कर के रूप में लेता है। तो उसमें सेवा कर, विक्रय कर या बिक्री कर जिसको कहते हैं, उत्पाद कर, इन सबों पर अप्रत्यक्ष रूप से सरकार कर लगाती है। तो प्रत्यक्ष कर कौन सा है? वो आयकर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज यानी SEZ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कांडला गुजरात में सबसे पहले, भारत में, या आप कह सकते हैं एशिया में। एशिया का भी सबसे पहले जो हुआ था, सबसे पहले स्थापना हुआ था आर्थिक क्षेत्र का, तो वो हुआ था कांडला में ही। तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। और कब हुआ था? तो यह 1965 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जर्मनी जो है यह सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। दोस्तों, भारत भी सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है, अस्थायी सदस्य है। ठीक है, अगर भारत के बारे में पूछे तो भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों, मुखौटा नृत्य का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन G7 का सदस्य देश है? तो चलिए जान लेते हैं पहले कि G7 का सदस्य देश कौन कौन सा है। तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और अमेरिका, ये सभी G7 का सदस्य देश है। तो इसमें कौन सा है? इटली जो है वो G7 का सदस्य देश है। बाकी ब्राज़ील, भारत, ऑस्ट्रेलिया ये G7 के सदस्य देश नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो गाइज, हमारा आज का सेशन यहीं तक था। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा।
वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।